हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉप 10 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको जो भी चीज़ पढ़ाते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छा सा समझ में आ जाए और आपको वही लैंग्वेज में पढ़ाते हैं जो लैंग्वेज में आप जानते हैं। तो चलिए हम यही लैंग्वेज में पढ़ाएंगे आपको ताकि आपको समझ में बेहतरीन तरीका से आ सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह सेट 6 है और आपने 1 से लेकर 5 तक का सेट नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप 1 से लेकर 10 तक सेट देख लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में 90 प्लस ला सकते हैं। तो नंबर हम यही कहेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे आप 1 से लेकर 10 तक का सेट एक बार जरूर कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपने एक बार जम के शेयर नहीं किया तो एक बार जम के शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सके और हमें इसी प्रकार का मोटिवेशन मिलता रहे। आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और इसमें 1 नंबर में कह रहा है कि एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है और यह कब प्रारंभ हुआ था। मतलब एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, इसका कोई अर्थ होना चाहिए। साथ ही साथ यह कब प्रारंभ हुआ था तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के बारे में बोला था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद 1945 से लेकर 1991 में शीत युद्ध का विघटन हुआ। ठीक है, 2 महाशक्ति उभरा था जिसमें 1945 के समय में सोवियत संघ और क्या हो गया अमेरिका, 2 देश उभरे थे जो कि 1945 से लेकर 1991 तक चला था। इसके बारे में पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। एक ध्रुवीयता का अर्थ होता है कि विश्व राजनीतिक केंद्र में संग्रहित हो जाना। इसकी शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ। इसकी शुरुआत 1991 में हुआ जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गया। समझिए, शीत युद्ध कब चला था तो 1945 से लेकर 1991 तक चला था, यहाँ तक समाप्त हो गया। और किसका विघटन हो गया तो सोवियत संघ का विघटन हो गया। कब तो 1991, वहीं से ये समाप्त हो गया शीत युद्ध। और उसके बाद क्या हुआ, 1991 से एक ध्रुवीयता का वर्चस्व चालू हो गया जिसमें अमेरिका सबसे नंबर 1 पर था। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आया कि नहीं आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और इसमें देखिए रंग भेद क्या है, रंग भेद की नीति क्या है, रंग भेद क्या है। रंग भेद के बारे में आप टिप्पणी लिखे, कुछ भी कह सकता है। ठीक है, ये आप जरूर लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। रंग भेद का तात्पर्य है कि मानव के शरीर के चमड़े के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव, उसे हम रंग भेद कहते हैं। देखिए, मानव मतलब कि जो इंसान हो गया उसका जो कलर होता है, फेस जैसे समझते हैं ना कि चेहरा, उसकी जो कलर होता है, किसी का काला होता है, कोई भी उजला होता है, कोई उजला भी नहीं होता, कोई बहुत काला भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार का जाए किया जाने वाला भेदभाव उसे हम रंग भेद कहते हैं। इस प्रकार का भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में था जिसे 1990 में समाप्त कर दिया गया था। कब किया था, 1990 में समाप्त करते किसके, रंग भेद की नीति को। और साथ ही साथ बता दें कि आपको ये चैप्टर आपको मिलेगा आई हैव ए ड्रीम, जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखे हैं, जो कि आपके 12th क्लास के इंग्लिश में ये मिलेगा। ठीक है, जो 12th क्लास के स्टूडेंट उसको पता होगा कि चैप्टर इंग्लिश को जो पढ़ते होंगे आई हैव ए ड्रीम, इसमें भी आपको यही कहानी सिखाया गया है। और मेरा जो मानना है ब्यूटी इज नथिंग, ब्यूटी इज नथिंग मतलब जो सुंदरता है ना वह कुछ भी नहीं है। कब, किसके वजह, जब आपके पास क्वालिटी मतलब गुण है, आपका अच्छा खासा गुण है, आप पढ़े लिखे हैं। जैसे सूरदास जैसे ये सब का क्या है, सुंदर तो नहीं है बट क्या है क्वालिटी उन सब के बहुत ही अच्छा है। ये आप सब सहमत है कि नहीं सहमत है, इससे आप सब सहमत है कि नहीं है, किससे, क्वालिटी से, मतलब गुण के, योग्यता ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप हमें जरूर बताइएगा कि हम गलत तो नहीं बोले ना, इसके बारे में जरूर। तो रंग भेद का नीति आप समझ गए कि एक दूसरे से भेदभाव करना, मतलब जिसका गोरा और काला के बीच में भेदभाव होता है। तो ये भी आपके अपने लैंग्वेज में आपको पढ़ाए हैं, नहीं कि आपको जो किताब में लिखा है ऐसा। और हम लाते तो इतना बार कराते, इतने बार कराता तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। ठीक है, तो हम सोचिए कि आपको शॉर्टकट में समझ में आ जाए, यही बहुत है। और फाइनल एग्जाम में तो आप जरूर ही लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें 3 नंबर में कह रहा है कि 1975 के आपातकाल लागू करने के क्या कारण थे। 1975 के आपातकाल लागू करने के का क्या कारण था। मान ली इंदिरा गांधी जो किया था उसका कारण कुछ होना चाहिए ना। तो देखिए सबसे पहले तो 1975 में आपातकाल लागू करने का निम्नलिखित कारण था। सबसे पहले राज्य में छात्र आंदोलन का तेज होना, मतलब 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था। और कौन कहते थे, हमारे जयप्रकाश नारायण कहते, जो कि संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। और ये 1974 में छात्र आंदोलन का भड़काव बढ़ गया था। ठीक है,
साथ ही सेकेंड नंबर पे लिख सकते हैं नक्सली आंदोलन का चरम पर हो जाना, मतलब नक्सलीवादी ये सब चरम बिंदु पर आ जाना। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होना, जिसमें आपको पता है तो शिमला समझौता जो कब होता था 1972 में होता है। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, जो कि भारत की तरफ से कौन थे और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था पॉइंट। और साथ ही साथ ये अभी लिख सकते महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, इतना महंगाई हो गया और बेरोजगारी, महंगाई मतलब कोई भी वस्तु पर इतना महंगाई बढ़ा दिया, जैसे 5 रुपये चीज़ को 15 रुपये कर दिया। बेरोजगारी मतलब कि कोई पैसा काम उम नहीं मिल रहा था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमती की वृद्धि हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, ये सब का क्या हुआ, कीमत बढ़ गया, जैसे 50 का 75, ये तो बढ़ रहा है ना। तो यही हमारा कारण था, जो कि 1975 में आपातकाल लागू करने का रीजन था। उस समय प्रधानमंत्री हमारे थे इंदिरा गांधी थे, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अगर ये लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर कोई भी नहीं रुकेगा। कितना, 5 नंबर, ये फिक्स है। अगर आप इतना 5 पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपका 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। चलिए और ये देखिए 4 नंबर में कि ग्राम पंचायत के कार्य को लिखे। जो ग्राम पंचायत होती है, जैसे पंचायत समिति को देखते हैं कि इसका ये काम होता है, तो इसके बारे में क्या क्या कार्य होना चाहिए, जैसे मुखिया हो गया, पंचायत समिति हो गया, सरपंच हो गया, इन सब का क्या होता है कि काम होता है। जैसे आप जिताते हैं उनको, मतलब जीतते अपने वोट देकर उसे जिताते हैं, उसी प्रकार के कार्य उसका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कार्य है जो कि इस प्रकार है, और इसका जो कार्य होना चाहिए जो कि इस प्रकार होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर में आप देखा जाए तो सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था। और ये देखिए गांव में आप ज़्यादा खासकर देखिएगा तो कहीं कहीं गांव में सड़क की व्यवस्था बहुत ही खराब रहती है, और नाला बना देता है लेकिन नाला से पानी अच्छा खासा नहीं आता। बिजली की व्यवस्था देखा जाए तो कहीं ऐसा जगह है जहाँ पर बिजली की बहुत ही ना के बराबर अब देखिए, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है, बट इतना भी सुधार नहीं हो रहा है। शांति वातावरण की व्यवस्था, अगर मान लीजिए समाज में कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया, उसको क्या करना है, शांत करना है। और हम आपको यही बता रहे हैं कि आपको जितना भी पढ़ाएंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे, ऐसा वैसा नहीं करेंगे। हाँ ये देखिए इतना शॉर्टकट तरीका से आपको कहीं भी कोई यूट्यूब चैनल पे इतना शॉर्टकट में नहीं मिलेगा। ज़्यादा खासकर मिल जाएगा बट इतना शॉर्टकट तरीका में नहीं मिलेगा। और शॉर्टकट नहीं है, ईजी है तरीका से याद करने का चांस आपके मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा बेहतरीन। आप पूरा यूट्यूब छान मार लीजिए लेकिन 10 में 2% आपको मिल सकता है, ऐसा सिर्फ हम कह रहे हैं यही, ठीक है। मिलेगा लेकिन बहुत बड़ा जो कि याद करने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम आपको समझा भी रहे हैं। शिक्षालय या पुस्तकालय का निर्माण, पुस्तकालय माने पुस्तक, शिक्षाकालय माने शिक्षक हो से। यहाँ पर जैसे मान लीजिए जहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं होता है इसका निर्माण करना। हाट घाट बाजार की स्थापना करना, मतलब बाजार उजार की स्थापना का। हाट घाट का मतलब क्या था, बाजार उजार की स्थापना करना, ठीक है, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए 5 नंबर में लोकसभा में विपक्षी नेता के क्या कार्य है। लोकसभा में विपक्षी नेता के क्या कार्य होना चाहिए, लोकसभा में होता है उसका विपक्षी कार्य क्या होता है। और ये आप हमें जरूर बताइए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तब समझे कि आप कितना पानी में है। चलिए लोकसभा में विपक्षी दल के निम्नलिखित कार्य है, जैसे सरकार की कमियों को उजागर करना। क्या होता है लोकसभा में, क्या है, लोक मतलब हम सब, जो लोग हो गए, आप हो गए, भाई हो गया, आपका पापा हो गए, ये सब क्या है, लोग है सरकार की नज़र में। तो सरकार की जो कमियां होती है, कैसे सड़क उड़क नहीं बना है, तो आप इसे रिपोर्ट करके करवा सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, ठीक है। सरकार को जनता द्वारा दिया गया वादा याद दिलाना। मान लीजिए आप मुखिया जो आपके वोट मांगे होंगे तो उस समय कहा होगा भाई आप हमें वोट दीजिए, हम आपको अच्छा खासा सड़क उड़क कल उल करवा देंगे, तो यही कहा जाए, इसको याद दिलाना। सरकार को सक्रिय बनाए रखना, उसको एकत्रित बनाए रखना। सदन में विश्वास लाना, और इसके साथ विश्वास भी देना जरूरी है, ठीक है। ये भी आप अगर लिख देते हैं तो 2 नंबर से 5 नंबर के आसपास में ये काम कर सकता है। तो हम यही कहेंगे, आप ये भी लिख दीजिएगा तो 5 नंबर या तो 2 नंबर, दोनों में 5 नंबर में पूछाएगा तो 5 नंबर में लिख दीजिएगा तभी दे देगा, और 2 नंबर में तो 2 नंबर में भी दे देगा, ठीक है। चलिए अब ये आपके 2 नंबर का है, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। न्यायिक मतलब क्या होता है, न्यायिक मतलब न्याय दिलाना, किसी को उचित अधिकार मिलना। न्याय मतलब जानते हैं कि मारा पीटी हो गया और उस समय आपको उचित अधिकार दिलाना है, ठीक है। या तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो उसको अधिकार मिलना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द अमेरिका से लिया गया, किसके, अमेरिका से लिया गया है, तथा इसका वर्णन हमारे संविधान के 13वें में है। किसके, संविधान के अनुच्छेद 13वें में है। इसका मतलब होता है कि अपने द्वारा दिए गए निर्णय को फिर से जांच करना या देखना, उसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन करना। मतलब कोई निर्णय दे दिया, मान लीजिए कि आप हम बोल दिए कि
आप कल से छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप बोल देंगे कि 15 फरवरी से आप सबका क्लास बंद है, ठीक है। क्या बोल देंगे, 15 फरवरी से क्लास बंद है। तो आप क्या कीजिए, उसको उस चीज़ को क्यों बंद किए हैं इसका रीज़न खोजेंगे, कि जांच पड़ताल देखेंगे, देखना पड़ेगा कि क्यों रोके हैं। ये आप सबका रीज़न हो गया, ठीक है, जो कि न्यायिक पुनर्विलोकन में होता है, जो कि आपको समझ में आ गया। और यह कौन से संविधान से लिया गया, तो अनुच्छेद 13वें से लिया गया। किसका, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। और एक बात और आपसे कमेंट कर देंगे, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे वो स्टूडेंट हमें कमेंट जरूर करेंगे कि आप सबके लिए संविधान और अनुच्छेद की विशेष तौर पर एक वीडियो बनाया क्या, संविधान और अनुच्छेद, जिस पे लगभग समथिंग 15 नंबर से ऊपर पूछा जाता। कितना, 15 नंबर। आप जो मॉडल पेपर देखे होंगे उस पे, या तो आप 2021 में जो स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे उससे पूछेगा, तो ज़्यादा खासकर अनुच्छेद और संविधान से पूछा गया। अगर आप इसे हमें कंफर्म करते हैं कि सर हाँ लाइए, तो आप हमें कमेंट के बाद माध्यम से बताइएगा, तो हम आपको जरूर कमेंट को देखेंगे तब हम लाएंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए 7 नंबर में POK या स्वतंत्र कश्मीर क्या है। PO का जो हो गया अर्थ हो गया, तो इसके पाकिस्तान और ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर, ये कश्मीर के बारे में बोला, पाकिस्तान और कश्मीर के बीच का बात है। तो चलिए इसके में बात में देखिए, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया उसे ही स्वतंत्र कश्मीर या POK कहते हैं। देखिए अवैध मतलब इसका नहीं था पाकिस्तान का, बट उसके कब्जे में चला गया, उसे ही POK कहते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए। देखिए भारत जब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरीश सिंह, ठीक है, वह नहीं चाहता था कि हम किसी राज्य में शामिल हो जाए, तो वह कश्मीर का जो था वह अलग राज्य लेके रहना चाहता है। उसी पर दौर में देखा तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया, किस पे, जम्मू कश्मीर पर। और जम्मू कश्मीर पर जब हमला किया तो वहाँ के राजा हरी सिंह ने वहाँ के देश की जनता के हित के कारण वह भारत में मिल गया। अतः भारत के जो फौजी थे या आर्मी मान सके, जो भी कहिए, वो सब क्या किए, उन सभी के जाति को, जवानों को खहेट कर भिगा दिया था। कहाँ, कश्मीर या पाकिस्तान में। तो ये आपके लिए बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन था, जो कि आपको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और ये बताइए 8 नंबर में कहा जा रहा है, और इसमें 8 नंबर में कहा रहा है कि श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड क्या है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो इसके बारे में हम समझेंगे उत्तर। तो श्वेत क्रांति का तात्पर्य है कि भारत सरकार द्वारा दूध के, श्वेत मतलब क्या होता है, उजला, तो दूध क्या होता है, उजला होता है। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप गाय मतलब भैंस का जो दूध लीजिएगा तो उसमें दूध उजला रहेगा, लेकिन अगर आप गाय का जो दूध लेते हैं तो उसमें हल्का पीला और उजला रहता है। क्या रहता है, हल्का पीला और उजला। हल्का पीला देखिएगा रहता है, ठीक है, अगर आप जानते होंगे तब। सरकार द्वारा दूध की उपलब्धता बढ़ाने के लिए की गई थी, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में गुजरात शहर में किया गया था, तथा उत्तम गाय और उत्तम भैंस द्वारा प्रति व्यक्ति को दूध उपलब्ध कराना, उसे ही श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। मतलब जो था ना, 1970 के दशक में सभी व्यक्तियों को दूध नहीं पहुंच पाता था। कहाँ, उत्तर प्रदेश नहीं, गुजरात में था, ठीक है, वहाँ पर नहीं पहुँच पाता था, इसी के कारण ये काम किया गया था, जो कि आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और ये आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति क्यों अपनाई। इसमें 11 क्वेश्चन है और आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये बताइए भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति क्यों अपनाई। ये भारत जो है वह गुट निरपेक्ष नीति क्यों अपनाया था, इसके बारे में। अब नहीं अपनाई, क्यों अपनाई। तो भारत में गुट निरपेक्ष की नीति अपनाने का निम्नलिखित कारण था, जो कि सबसे पहले 1 नंबर में देखिए, भारत स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सभी गुटों से अलग रहना चाहता था। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय का चाहता था कि अब हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि हम तो पहले से गुलाम थे और अब नहीं चाहते कि फिर से गुलाम हो जाए। इसीलिए भारत वह किसी भी स्वतंत्र पार्टी से जुड़ना नहीं चाहते थे। इसी का एक कारण था, किसका, तो गुट निरपेक्ष में शामिल होने का। और ये गुट निरपेक्ष की स्थापना जो पूछा जाएगा तो 1961 में हुआ था, ठीक है। और ये आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो कारण था, भारत शीत से दूर रहना चाहता था। और आपको बताएं कि शीत कब हुआ था, तो 1945 से लेकर 1991 के बीच में हुआ था। कब, तो 1945 से लेकर 1991 में शीत हुआ था।
और उसके बाद जो युद्ध में जो जीता था, जीत नहीं हुआ था किसी का भी नहीं, लेकिन देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का हार हो गया, मतलब 1991 विघटन हो गया और 1991 से अमेरिका का वर्चस्व स्टार्ट हो गया। भारत अपने विदेश नीति को स्वतंत्र देखना चाहता था, और भारत मतलब था ना विदेशी, वह स्वतंत्र देखना चाहता, वह किसी से गुलाम गुलाम नहीं देखना चाहता, ये आपका कारण था। और ये भी लिख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति में योगदान दिया है, ये भी लिख सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा टर्म था जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चले। थोड़ा सा बोलते बोलते भी मुंह दुख रहा है, क्या करें, तभी आप सबको पढ़ाना जरूरी है। 11 क्वेश्चन है, ओनली 11 क्वेश्चन करना है। और इसके बाद साथ ही साथ आपको क्या करना है, हिस्ट्री का देखना है, पॉलिटिकल साइंस का देखना है, साइकोलॉजी का देखना है, जिस भी सब्जेक्ट का देखना है, आपको ज्योग्राफी का देखना है। सब्जेक्टिव तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से आप जाके देख सकते हैं। इसमें प्लेलिस्ट वाइज बना हुआ है, और आपको किस सब्जेक्ट का आप चाहिए सब्जेक्टिव, ये आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए इकोनॉमिक्स का, सोशोलॉजी का या फिलोसफी का, जो भी सब्जेक्ट चाहिए ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम लाने का कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। 10 नंबर में क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। क्षेत्रीय दल से आपको पढ़ाए हुए शायद, तो ये क्वेश्चन खासकर दोबारा आ गया है, तभी चलेगा, ठीक है। समझने में क्या लगा है, चलिए समझ लीजिएगा तो और बेहतरीन अच्छा रहेगा। क्षेत्रीय दल का तात्पर्य है कि वह देश जिसका राजनीतिक कार्य क्षेत्र संपूर्ण देश न होकर कुछ खास क्षेत्र तक, यह देखिए क्या कर रहा है कि क्षेत्रीय दल मतलब यह क्षेत्रीय दल मतलब कुछ ही क्षेत्र, पूरा क्षेत्र नहीं। जैसे भारत हो गया तो पूरे भारत को नहीं, आप मान लीजिए बिहार में रहते तो पूरा बिहार को ही, बल्कि दूसरे क्षेत्र को नहीं लेना है, किसी विशेष भाग तक सीमित होता है, उसे ही क्षेत्रीय दल कहते हैं। मतलब ज़्यादा दूर तक क्या फैली नहीं होती है, उसे ही क्षेत्रीय दल, और वो उतने ही क्षेत्र में वो क्या करते हैं, विकास करते, और दूसरे क्षेत्र को विकास नहीं करना चाहते थे। इसका ये भी एक रीजन था जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए, और ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको लगातार मतलब 2-3 साल से ऊपर से पूछा गया प्रश्न है, और लास्ट में आपको जरूर बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर में कि 11 लास्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके उद्देश्य या एमनेस्टी या मानवाधिकार पूछे, क्या पूछे, एमनेस्टी या मानवाधिकार, ये भी पूछ सकता है, दोनों में से कौन बताइएगा, तो यही आंसर देना है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार की रक्षा से संबंधित है, एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय इंग्लैंड के शहर लंदन में है, इसका कार्य विश्व में मानव के अधिकारों की रक्षा करना है, इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। और इसके बारे में समझिए, ये क्या है, मानवाधिकार, मतलब मानव का था ना पहले, उस समय तो मानव का अधिकार नहीं था, लेकिन उस समय जब आंदोलन हुआ 10 दिसंबर को, उसके बाद मानव का अधिकार होना स्टार्ट हो गया, यही एक कारण था इसका। लेकिन ये इसका मुख्यालय जब पूछा जाएगा तो इंग्लैंड में कहाँ, तो शहर लंदन में हो गया इसका, ठीक है। और ये आपके कुछ कारण थे, विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाना, मतलब जो मानव का अधिकार था उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना, यही इसका कारण था इसका चलाने का। विश्व के विभिन्न देशों में मानव अधिकार का उल्लंघन पर अपनी रिपोर्ट विश्व में समक्ष लाना, और इसका जो उल्लंघन करेगा उसकी रिपोर्ट को समक्ष लाना। इसे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, कब मनाया था, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, कौन, मानवाधिकार दिवस। तो ये आपके 10 के 10 प्रश्न हो गए, और 11 प्रश्न हो गया। अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि इससे आगे वीडियो बनाए कि नहीं, और आपसे कमेंट नहीं करते तो बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है। और सेट 7 भी आ जाएगा, तो 8 जब 7 आ जाएगा, सेट 7, उसके बाद जो 10 होगा, 7 से लेकर 8 होगा, 9 होगा और 10, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके लिए डायरेक्ट बोर्ड में आने वाला प्रश्न हो। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आपको बता दें, पीडीएफ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इसे लाइक कर दे तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अच्छा सा अच्छा कमेंट कीजिए, और किस सब्जेक्ट का अगर आप सब्जेक्ट ही चाहिए ये आप हमें कमेंट कीजिए, और शेयर तो जरूर बनता है, और चैनल पर फर्स्ट बार तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का बना हुआ है, और ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और हिंदी, इन सभी का आप देखना चाहते हैं सब्जेक्टिव, तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।